मेरा नाम पूर्णिमा सावरगांवकर। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे पति एयरटेल में कार्यरत हैं और मेरा एक बेटा सर्विस करता है और एक बेटा अभी पढ़ता है। और मेरे ससुर जी हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं, जो कि 84 साल के हैं। जैसे 14 साल पहले जब मैं गुड़गांव में आई थी तो मुझे एक हॉबी अंदर पनप रही थी, जो इससे पहले मैं जहाँ पर कार्यरत थी वहाँ पर काम की वजह से मैं इस स्केल पे उसको परस्यू नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है तो यहाँ पर क्यों मैं अपनी इस हॉबी को थोड़ा खाद दे दूँ। तो यहाँ से शुरू किया मैंने। जब मैं अहमदाबाद से यहाँ पर आई थी, शिफ्ट हुई थी, तो मेरे साथ में मैं करीब 80 गमले लेकर आई थी जो पॉटेड प्लांट्स थे, 80 पॉटेड प्लांट्स थे। तो यूँ हुआ कि यहाँ के पहले सर्दियों में मेरे आधे पौधे मर गए और उसके बाद जो पहला गर्मी का सीज़न आया उसमें बचे कुचे आधे पौधे मेरे मर गए। तो मुझे दुख तो हुआ, लेकिन एक थोड़ा अंदर कुछ एक प्रश्न चिन्ह महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा चैलेंजिंग है जो शायद मुझे सीखने की ज़रूरत है अगर मैं यहाँ पर अपनी हॉबी परस्यू करती हूँ। नौकरी करते हुए भी मैंने काफ़ी अपनी हॉबी परस्यू करी थी और काफ़ी ग्रीनरी में आसपास जहाँ भी रही, मतलब मैं पढ़ने के लिए भी जब हॉस्टल में रहती थी तो हरदम मेरे टेबल पे एक गमला ज़रूर हुआ करता था। पानी में छोटा सा मनी प्लांट क्यों ना हो, ग्लास में, मगर वो हुआ करता था। तो ग्रीन हॉबी जब यहाँ पे आके मुझे लगा कि कुछ चैलेंज है, तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया। जब भी आप कुछ करना चाहते हो और आप सफल नहीं होते हो तो दुख तो ज़रूर होता है। तो दुख मुझे हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि नौकरी छूटी हुई थी और मुझे लगा कि चलिए मैं इसी फील्ड में कुछ करके दिखाऊंगी। और वहाँ पर एक ऐसा तमाचा पड़ गया कि मतलब ऐसे महसूस हुआ मुझे कि अरे मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मैं इतने साल करती क्या थी। मगर ये है कि जब मैं इसरो में साइंटिस्ट के तौर पे काम करती थी तो मेरा एक काम था जिसको फेल्यूर एनालिसिस कहा जाता है। सो जब सैटेलाइट बनता है तो वो सैटेलाइट बीच में लॉन्च से पहले उसके डिज़ाइनिंग के स्टेजेस में कई बार उसके परफॉर्मेंस वो फेल होता है, वो देता नहीं है। सो मेरा एक वहाँ पर काम था कि वो फेल क्यों हुआ इसको एनालाइज करे, उसका फीडबैक डिज़ाइनर्स को दे, फिर वो डिज़ाइन करेक्ट होके और उसके बाद में सैटेलाइट लॉन्च होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक बार अगर आपका सैटेलाइट चला गया तो आप उसके वहाँ जाके रिपेयर नहीं कर सकते ऊपर जाके। तो वो जो एक फितरत बन गई थी, 13 साल मैंने इस फील्ड में काम किया है, तो एक फितरत बन गई थी कि कोई भी नाकामी हाथ लगने से या कोई भी नाकामयाबी का सामना करने से मुझे डबल चैलेंजिंग लगता है और मुझ में ज़्यादा उत्साह आता है। मुझे लगता है कि अब मुझे मौका मिला है कुछ सीखने का, वो करना है। वो कहते हैं ना कि 1 फेल्यूर टीचेस यू व्हाट 100 सक्सेस कैन नॉट। मैं कहती हूँ मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है और ऐसा है कि मतलब एक हॉबी है और मुझे अपना समय बहुत कंस्ट्रक्टिवली बिताना ही था। तो अगर मैं अपने हॉबी में खुश हूँ तो किसी को कोई एतराज़ कभी था नहीं और हर कोई इंसान खुश रहना चाहता है। इनफैक्ट मेरी खुशी में मेरा पूरा परिवार शामिल होता है। जब भी मैं कुछ नया करती हूँ मैं उनके सामने बड़बड़ाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि मैंने ये कुछ नया किया है, मैंने इतना नया सीखा है और उस तरीके से मैं ये कर रही हूँ, तो सबको बहुत गर्व महसूस होता है। देखो, पहले जब हॉबी करके मैं उसको परस्यू कर रही थी और जो कि मैं कहूँगी कि यहाँ के मेरे 14 साल के वास्तव्य में मैंने 13 साल इसको हॉबी करके परस्यू किया है। तो उसमें इनकम तो नहीं, मैंने इसके ऊपर खर्चा किया है। मगर वो कहते हैं ना कि शौक़ के कोई दाम नहीं होते, तो ये शौक़ था और वो शौक़ में कितने मैंने दाम लगाए। ये पूरा इतना हरा संसार मेरे आसपास, मतलब आप ये सोचिए कि प्रकृति को सिमट कर मैं अपने पास लेकर आई हूँ। मुझे जो चाहिए, जो पौधा चाहिए, जो क्लाइमेट चाहिए, मुझे जो ऑक्सीजन चाहिए, जो ठंडक चाहिए, वो सारी मैं अपने पास उनको लेकर आई हूँ। तो इसमें खर्चा तो है। तो शुरू में तो वो रहा, मगर अभी जैसे मैंने पिछले 7-8 महीने से जो अपना बिज़नेस शुरू किया है, तो अब मेरी ये हॉबी मुझे इनकम देगी, ये मेरा सपना है। ये जो मैंने कहा कि मुझे फेल्यूर आया और वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया, तो उस सीखने में मैंने यहाँ पर देखा कि पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर का जो वेदर है, उसमें जो एक पौधे के लिए 3 चीज़ें जो चाहिए होती है, हवा, पानी, मिट्टी,
ये तीनों बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। हवा बहुत ड्राई है, पानी गुड़गांव का पानी अगर हम कहें तो हार्ड वाटर है, और मिट्टी तो यहाँ की मिट्टी सारी अरावली का चूरा है। और ये जो अर्बनाइजेशन है, उस अर्बनाइजेशन में तो 100 फुट ज़मीन के अंदर खोद खोद के मिट्टी निकाली हुई है। तो टॉप सॉइल वगैरह ये जो किताबों में पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ किताब में है, कोई यहाँ पर टॉप सॉइल आपको देखने मिलती नहीं है। सो मुझे ऐसा लगा कि हवा और पानी का मैं बहुत कुछ कर नहीं पाऊँगी, मुझे मिट्टी मैं अपने हाथ में लेती हूँ और मैं मिट्टी पे काम करना शुरू करती हूँ। तो जब मैंने सीखना शुरू किया कि, और जिसको ऑर्गेनिक गार्डनिंग कहते हैं या सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड जिसको कहते हैं, तब मुझे ये महसूस हुआ कि इस मेथड में मिट्टी को जो चाहिए वो सारी चीज़ मेरे घर में अवेलेबल है। सीधी सी बात है कि जैसे आप अगर जंगलों को देखो तो जंगलों में कोई खाद देने नहीं जाता है, कोई पानी देने नहीं जाता है, कोई गुड़ाई करने नहीं जाता है, और फिर भी जंगल सबसे हेल्दी जंगल होते हैं। वहाँ की ग्रीनरी जो होती है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं सबसे हरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों के पेड़ों के ही पत्ते नीचे गिरते हैं, वही डिकम्पोज होते हैं, वही अपना मिट्टी को खाद के तौर पे काम करते हैं। बरसात आती है और वहाँ से फिर से लाइफ पनपना शुरू होता है। तो ये जो कुदरत की एक सस्टेनेबल साइकिल है, मुझे उससे ये महसूस हुआ जहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। मैं बैंगलोर गई, मैं चेन्नई गई, मैं पौंडीचेरी गई, मैं मध्य प्रदेश गई मिट्टी के बारे में सीखने के लिए, ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है, ऑर्गेनिक मेथड्स क्या है, और एक हेल्दी मिट्टी कैसे बनाई जा सकती है। सीखने के लिए जब मैं घूम रही थी तो मुझे लगा कि सारे सोर्सेस मेरे घर पे हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि जो घर में मेरा सोना है वो उसको मैं फेंक रही हूँ, और फिर बाज़ार में जो खाद मिल रही है जिसका मुझे आता पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रही है, उसमें क्या मिला हुआ है, वो खाद लाके मैं पौधों को डाल रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल मेथड में कर रही हूँ। तब मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी बगिया मुझे ग्रीन चाहिए तो अपने घर में से ही, जो अपने किचन में से जो वेस्ट हैं, वही वेस्ट इसका खाना है। तो इसलिए मैंने फिर किचन वेस्ट को कंपोस्ट करना शुरू किया, और वही कंपोस्ट में जैसे वहाँ से कंपोस्ट बन जाता है, मैं अपने मिट्टी में उसमें मिलाना शुरू कर देती हूँ। पिछले 6-7 सालों से मेरे घर के छत पे, आप सोचिए दूसरी मंजिल के छत पे, फल मतलब स्ट्रॉबेरी, पपीता, नींबू, अनार, ये सारे मैं अपने छत से निकालती हूँ। सिर्फ अगर सारा बाकी का एरिया अगर आप छत का हटा दें तो मेरे ख्याल से 150 से 200 स्क्वायर फुट सिर्फ जगह मेरे पास अवेलेबल होगी। तो ये फल निकलते हैं हर साल, दोनों मौसम की सब्जियां निकलती हैं। तो अगर आप ये सोचें कि एक साल में मैं अपने छत से, हम 5 मेंबर हैं परिवार के, सो एक साल में मैं अंदाजे 4 महीने की सब्जी अपने छत से निकाल लेती हूँ। और तो ऑर्गेनिक, अपने हाथ से उगाई हुई, जहाँ पर मिट्टी मेरे हाथ में है, मुझे पता है कि मैंने कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या कोई किसी केमिकल का छिड़काव उसके ऊपर नहीं किया है, तो ऐसी अगर सब्जी मैं अपने परिवार को 4 महीने तो खिला सकती हूँ एक साल में, मेरे ख्याल से इससे बड़ी और उपलब्धि, मतलब आप ये सोचिए ना कि उससे मेरा डॉक्टर का बिल कम हो गया, उससे मेरे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां कम हो गई, उससे मेरे पति के ऑफिस की छुट्टियां कम हो गई, सेहत बन गई। मेरे 84 साल के जो ससुर जी है, वो दिल्ली हाफ मैराथन में वो जो सीनियर सिटीजन्स का सर्किट होता है 7 किलोमीटर का, वो पिछले साल तक कर चुके हैं, 83 साल की उम्र तक कर चुके हैं। हाँ, मतलब लोग रिडिक्यूल करते हैं कि पागल है करते हैं लोगों को, लोग बिल्कुल रिडिकल कर दे कि पागल है जब वो मुझे देखते हैं। क्योंकि ये जो मिट्टी इतने पूरे तीनों चारों एरिया में अगर आपने देखा होगा नीचे से ऊपर तक, वो मेरे मिट्टी का मेन कंपोनेंट है सड़क पे गिरे हुए पत्ते। पूरे कॉलोनी से जितने सूखे पत्ते निकलते हैं, वो सारे सूखे पत्ते मेरे छतों पे चढ़ते हैं, और उन सूखे पत्तों से ये मिट्टी बनती है। तो जो आई एम श्योर कि जो पत्ता लेकर आता होगा वो लेबर को भी लगता होगा, पागल मैडम, हम तो फेंकने जा रहे थे, पता नहीं कूड़ा ले लेके क्या करती है। जो कूड़ा लेने वाला आता होगा 5-6 साल से, वो भी शुरू में ये ज़रूर सोचता होगा कि इस घर से कूड़ा मिलता नहीं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग अपने कूड़े से। फिर मैं अभी जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई, तो ये जो गन्ने का जूस बेचने वाली जो मशीनें होती हैं, उन काफ़ी लोगों से मैं जान पहचान कर लेती हूँ। हर एक के पास में मैं अपना एक कट्टा छोड़ के आती हूँ और उसको पूछती हूँ कि भैया वो जो गन्ने का जो कूड़ा है जूस निकलने के बाद, वो फेंकना मत, वो तो मुझे दे देना। तो वो मतलब
कई बार मैं देखती हूँ कि वो एक दूसरे को कहते हैं अरे वो कूड़े वाली मैडम आ गई। तो ये मेरी आइडेंटिटी है, मुझे उसमें खुशी है। बाकी तो लोग उसको देख रहे हैं और अभी वही लोग बहुत सीना तान के कहते हैं कि अरे ये मैडम मुझसे गन्ने घास लेकर जाती थी। मैं गत्ते तक लोगों के मांग के लाती थी। इनिशियली जब मुझे सूखे पत्ते वगैरह इतने मिलते नहीं थे तो समर में सॉइल को मल्च करना पड़ता है, तो सॉइल को कवर करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं अपने सहेलियों के घर से एक्स्ट्रा जो गत्ते निकलते हैं वो गत्ते ला के उससे मल्च करती थी। सो हर कूड़ा मेरे लिए एक वरदान है, मेरे लिए एक यूज़फुल रिसोर्स। सूखा पत्ता अगर सड़क पे गिरता मुझे दिखाई देता है तो मैं कहती हूँ देख सोना है। सो इनिशियली शायद लोगों ने काफ़ी रिडिक्यूल किया होगा, मन ही मन में ज़रूर कुछ कहा होगा, मगर जब उनको वो धीरे धीरे उस ब्राउन कलर को ग्रीन में कन्वर्ट होते देखा और ये जब बिल्कुल सामने, घर के सामने से देखते और ऊपर तक देखते और मुंह खुला रह जाता कि वाह, मुझे लगता है वो मेरा अचीवमेंट है। मेरी कंपनी एनरिच सॉइल एंड सोल, इसकी अगर आप जर्नी देखें तो ये थी कि मैं एक नाम कमा चुकी थी मेरे इस गार्डनिंग में, और ख़ास करके लोग मुझे मेरी मिट्टी के लिए जानने लगे थे। तो वो मिट्टी जब लोगों ने देखा कि इस मिट्टी को इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि गोबर डाल रहे हैं, गोमूत्र डाल रहे हैं, सारा कूड़ा उठा के ला रहे हैं, किचन का कूड़ा भी इसमें डाल रहे हैं, तो लोग ये कहते थे भाई हम न गोबर में हाथ लगा सकते हैं न ये तेरे जितनी इतनी मशक्क़त कर सकते हैं, तो एक काम किया कर, ये मिट्टी बना के तू हमको रेडीमेड दे दिया कर। उसके बाद में जब दूरदर्शन किसान ने सारे मेरे 8-9 एपिसोड्स मेरे एयर किए थे मेरे इसी घर के ऊपर छत पर बागबानी में, सो उसकी वजह से लोगों की बहुत इंक्वायरी आने लगी कि आप मैडम आप क्यों ये मिट्टी बना के आप हमको नहीं देते हो। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन फिर इतने सूखे पत्ते मैं लाऊंगी कहाँ से। एक अपने लिए सोसाइटी के सूखे पत्ते लेकर मुझे शायद हर 2 साल में 3000 क्यूबिक फुट जैसे सूखे पत्ते मैं यूज़ करती हूँ, हर 2 साल में। तो मैंने 6 साल में अभी तक मैं 3 बार ये कर चुकी हूँ। तो अगर मुझे खुद को 5-6 हज़ार क्यूबिक फीट मिट्टी लेके मैं सिर्फ ये 4 लेयर बना पाई हूँ, अगर मैं लोगों को देती तो कितना मुझे वेस्ट चाहिए। फिर वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि फाइनली चाहिए तो बायोमास। इस मिट्टी को, इसको अमृत मिट्टी कहते हैं। सो अमृत मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए होता है ड्राई बायोमास। सो वो ड्राई बायोमास क्यों ना खेतों से लिया जाए। तो मैं एक दिन ऐसे दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल कर रही थी और तब ये एयर पोल्यूशन और पराली जलाने का बहुत इशू चल रहा था। न्यूज़ पे कार में वो मैं सुन रही थी कि पराली जला रहे हैं, तो मैं देख रही थी कि अरे खेतों में तो अभी पराली पड़ी हुई है। सो मैं एक किसान को जानती हूँ पिछले 7-8 साल से, जो मेरे सहेली का ड्राइवर रह चुका है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तेरे खेत में पराली है? कहता है हाँ है। तो मैंने कहा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। तो कहता मैडम ज़रूर कीजिए। मैं उसके खेत पे गई, उसके पास तब बाजरा कटा हुआ था और वो बाजरे के पराली से मैंने जो मेरे छत पे मैंने अमृत मिट्टी बनाई वो मिट्टी मैंने बना के देखी और 25 दिन के अंदर वो बहुत ही अच्छी मिट्टी बन गई। फिर उस मिट्टी को मैंने पूसा में टेस्टिंग के लिए भेजा। ये सारा मेरा बस एक एकेडमिक इंटरेस्ट करके हो रहा था। और जब लोगों का एक डिमांड आ रही थी लोगों की कि हम इसको ये मिट्टी बना के आप हमको दे दो, पूसा में जब वो सॉइल टेस्ट करवाई मैंने तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत ही बढ़िया। उसमें नेचुरल NPK सारे इतने बढ़िया मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स उसमें निकल आए। मुझे लगा कि ये मिट्टी में लोगों को दे सकती हूँ। फिर उसके बाद में खेतों में गेहूँ कटे, मैंने उससे बनवाए, इससे यही मिट्टी बनाई। फिर चावल की वो मूंजी कहते हैं यहाँ पर, वो चावल का भी हस्क मुझे मिला, मैंने उससे भी मिट्टी बनाई। उसके बाद में फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया तीनों सॉइल का टेस्टिंग करने के बाद कि इसको मैं लोगों को मिट्टी के तौर पे, ऑर्गेनिक मिट्टी के तौर पे दे सकती हूँ। इस मिट्टी की खासियत यह है कि इसका बहुत लंबा शेल्फ लाइफ है। अगर आप उसमें अगर अपने ही किचन का वेस्ट डालिए तो इसका लाइफ इनफाइनाइट लाइफ है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये मिट्टी इतनी सशक्त है कि इसमें लगे हुए पौधे पे कभी कोई डिसीजेस नहीं आते। सो अर्बन गार्डनर को चाहिए क्या, अगर उसको एक रेडी ऑर्गेनिक इतनी सशक्त मीडियम उसको मिल रहा है जिसमें पानी कम लगता हो, जिसमें किसी इनपुट की ज़रूरत नहीं हो, जिसमें कोई डिसीजेस नहीं लगते हो, तो एक ऑर्गेनिक गार्डनर को चाहिए क्या। तो वहाँ से फिर ये मेरी जर्नी शुरू हुई, एनरिच सॉइल एंड सोल। और इस जर्नी में फिर यूँ हुआ कि जैसे मैंने पहला लॉट लोगों को दिया तो लोगों ने पूछा कि अरे मेरा तो कैक्टस है। तो मैंने कहा नहीं, कैक्टस इसमें नहीं लग सकता।
तो फिर कैक्टस में क्या लगाएं, तो मैंने कहा चलिए कैक्टस के लिए अलग मिट्टी बनाते हैं। फिर लोगों ने मुझे पूछा कि वो एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स है, इंडोर रखना चाहते हैं, तो क्या आपकी मिट्टी उसमें काम करेगी? मैंने कहा करेगी, मगर आपको पानी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब वो पानी कंट्रोल अगर उसी क्लाइंट को करना है, तो मैंने कहा चलिए मैं उसको ऐसी मिट्टी देती हूँ जो पानी अपने आप मैनेज करता हो। तो जैसे कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वैसी नेसेसिटी आती चली गई और आज की डेट में मैंने 6 तरह की मिट्टियाँ बनाई हैं। सो आउटडोर प्लांट्स के लिए, फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए, फिर इंडोर प्लांट्स के लिए, फिर कैक्टस सक्यूलेंट्स के लिए, फिर जिसको सिर्फ बीज लगाने हो, ट्रेज में वगैरह बीज लगाते हैं तो वो बीज लगाने के लिए, और बॉन्साई के लिए। फिर किसी की डिमांड आई मुझे गुलाब लगाने हैं और मैं गुलाब बिल्कुल चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे गुलाब बहुत अच्छे खिले, तो मैंने फिर गुलाब के लिए भी एक मिट्टी बनाई। अभी मेरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं जो घर में वाटर लिलीज उगाते हैं, कमल उगाते हैं, उनके लिए मैं खास मिट्टी अभी बना रही हूँ। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी उसको 1 आध महीना और लग जाएगा। देखिए कंपनी अभी अर्ली ट्रैक्शन में है, 6-7 महीने हुए हैं इस कंपनी को सिर्फ। डिमांड बहुत अच्छी है, फीडबैक बहुत ही अच्छा है, लोग इतने खुश होके, मतलब एक मेरी सहेली का मैं उदाहरण देती हूँ, वो 10 साल से उस घर में रहती है और उसकी बस एक इच्छा थी कि मैं अपने गमले में उगी हुई पालक मेथी खाऊं, और उसके उस बालकनी में सिर्फ 3 से 4 घंटा धूप आती है, धूप ज़्यादा आती नहीं है। सो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा ये मिट्टी मेरी ले जाके तू लगा के देख, और उस मेरी सहेली ने मतलब इतना मेरा उस मिट्टी का एडवर्टाइजमेंट किया है, अपने 2-4 फोटो खींचे, उसने मुझे भी भेजे हैं कि मैंने नॉर्मल मिट्टी में जो इसे मैं हर साल लगाती हूँ पालक मेथी, वो लगाया हुआ है और ये तेरी मिट्टी का है, और दोनों का अगर कंपैरिजन आप देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रिजल्ट कितना अच्छा है। तो ऐसे क्लाइंट्स बहुत अच्छे बने हैं। मैंने अपनी कंपनी को स्टार्टअप करके मैंने रजिस्टर किया हुआ है, और ये जो पराली से मिट्टी बनाने का ये जो इनोवेटिव आइडिया है, सो मेरी कंपनी को IARI ने इनोवेटिव स्टार्टअप करके अवार्ड दिया है। करीब 12 से 13 वेस्ट कंपोनेंट्स मेरे इस मिट्टी बनाने में जाते हैं। इस मिट्टी का अमृत मिट्टी जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एक स्टेट है, 6 स्टेट्स में ये अमृत मिट्टी का उपयोग ये हो रहा है। अमृत खेती जिसको कहते हैं, इस खेती प्रणाली को कहते हैं नेचू इको फार्मिंग, नेचू इको फार्मिंग, नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फार्मिंग। सो काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है नेचू इको फार्मिंग का, और इस मतलब इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये सेल्फ सस्टेनेबल है, दूसरा जो बिल्कुल लैंडलेस है, जैसे उड़ीसा में जो लोग कर रहे हैं वो ट्राइब्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। सो वो ट्राइब से लेके गुजरात का एक गन्ने का जो फार्मर है, जिसको धनाढ़ फार्मर कहा जाता है, वहाँ तक इसके ये पूरा ये बैंडविड्थ जो है, ये सारे अमृत खेती का उपयोग करते हैं। तो कोई उसमें ये अमृत मिट्टी का उपयोग करता है, कोई अमृत जल का उपयोग करता है, कोई कैनोपी मैनेजमेंट का उपयोग करता है। काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं नेचू इको फार्मिंग के। सो ये मैं जो यूज़ करती हूँ, अमृत जल, अमृत मिट्टी और कैनोपी फार्मिंग, मैं अभी तीसरी स्टेज में धीरे धीरे आ रही हूँ। मैं अभी पूरी तरह से वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी, मेरी जो चिंता थी कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी, अब ये बिजनेस आने के बाद और मेरे अलावा जब मैंने लोगों से फीडबैक लेने शुरू करे, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि अब मेरी मिट्टी फुल प्रूफ हो चुकी है। इसके बाद में फिर मैं अभी कैनोपी मैनेजमेंट के आई। सो अब जाके मैं धीरे धीरे कैनोपी मैनेजमेंट कर रही हूँ। मेरी छोटी सी छत दूरदर्शन किसान तक पहुँची है, और वो जब पहले आए थे मेरे पास में, उन्होंने कहा था मैडम आपके छत पे एक एपिसोड करना है हमको, और हमने सुना कि आप कुछ बहुत ख़ास तरीके से ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल मेथड कुछ अपनाती है। तो वो एक एपिसोड लेने के लिए आए थे, 9 एपिसोड्स लेकर चले गए, और अभी फिर से 4 एपिसोड्स का शूटिंग हुआ है। और उसके अलावा पिछले साल 8 मार्च को जो विमेंस डे होता है, इन्होंने मुझे लाइव टॉक शो में बुलाया था, उसको यंग वुमेन फार्मर करके, अर्बन वुमेन फार्मर करके। सो उसके बाद में IARI ने अभी मेरे बिज़नेस को अवार्ड दिया है, और IARI मेरा ये जो प्रोजेक्ट है पराली से मिट्टी बनाने का, इसको अपना स्टडी प्रोजेक्ट लेना चाहती हूँ। उनका जो एक्सटेंशन डिवीज़न है, वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रश्मि सिंह, जिन्होंने मेरे काफ़ी उनका सहयोग रहा। जब 8 मार्च को पिछले साल हमारा लाइव प्रोग्राम हुआ था, तो हम दोनों एक साथ में थे, तो हम काफ़ी टच में रहे एक दूसरे के। तो वो मुझे कुछ गाइड करती गई, मैं उनसे कुछ सीखती गई, मैं उन्हें और कुछ उनके जो हिस्से, मतलब उनके जो रिलेटेड कॉन्टैक्ट थे, वो मैं उनको देती गई। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप IARI में आप अप्लाई कर लो अवार्ड के लिए। तो मैंने अप्लाई किया,
मुझे अवार्ड मिला और उसके बाद में उन्होंने ही अभी मुझे अप्रोच किया है ये जो पराली से मिट्टी बनाने का ये जो प्रोजेक्ट है उसको वो स्टडी प्रोजेक्ट करके लेंगे। और उसके अलावा अभी जो रिसेंटली कृषि उन्नति मेला हुआ था जी, उसमें प्रधानमंत्री जी के सामने मुझे नेचू को फार्मिंग का पूरा एक मॉडल प्रेजेंट करने का मौका मिला। सो करीब 1.5 मिनट तक प्रधानमंत्री जी से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। और उसके अलावा जो ICFA है, इंडियन काउंसिल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, उन्होंने मुझे उनकी मेंबरशिप दी हुई है। तो जब भी उनके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके मुझे इन्विटेशंस आते हैं। और बाकी बस मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हुए भी अगर खेती में मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, जो भी अर्बन खेती कहे, तो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मेरा एक सपना है, मैं रुकूंगी तब तक नहीं जब तक मैं सरकार से ये ना सुनूं कि शहर हो या गांव, हर छत जो है वो छत एक पोटेंशियल के तौर पर सरकार देखेगी, उसके लिए स्कीम्स बनाएगी और उसको मैंडेट्स करेगी। या तो आप सोलर एनर्जी लगाइए, या तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, और या तो आप ग्रीन रूफ कीजिएगा। और उसकी शुरुआत सरकार, मैं चाहती हूँ कि सरकार करे अपने सरकारी बिल्डिंग के छतों से। अगर वो वहाँ पर मॉडल्स क्रिएट करते, जैसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हो गई, कॉलेजेस हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्कूल्स हो गए, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हो गए, बड़े बड़े होटल्स, दिल्ली में तो कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, उनकी छतों को अगर ये मैंडेट दिया जाए कि आप ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपको करना मस्ट है, मेरे ख्याल से ये जो अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इनको कम होने में समय नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि वेस्ट मैनेजमेंट में जो मैं एक देती हूँ कि अगर वेस्ट जनरेट करना आपका हक है, अगर आप ये समझते हो कि वेस्ट जनरेट करना मेरा एक हक है, तो उस वेस्ट को मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंगें आपने बनाई हैं, आप ये देखिए गुड़गांव में बहुत अच्छे से उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। जो भी प्राइवेट बिल्डर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग आज बना रहा है यहाँ पर, वो चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, इतना पैसा हॉर्टिकल्चर पे खर्चा करता है ताकि उसके प्रॉपर्टी की कीमत बढ़े। आप अगर पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स पढ़े किसी भी नए सोसाइटी की, इन द लैप ऑफ द नेचर, मतलब हर कोई चाहता है कि नेचर आपके पास आए, और वो बंदा, वो बिल्डर जो है वो पैसा खर्च करता है उस हॉर्टिकल्चर पे। कहाँ कर रहा है? ओनली ब्यूटिफिकेशन ऑन ग्राउंड। अगर उस बिल्डर को एक आइडिया दिया जाए या एक मैंडेट दिया जाए कि आपका छत भी खाली नहीं रहेगा, व्हेन यू से इन द लैप ऑफ द नेचर, प्लीज फॉलो इट इन रियल सेंस, मेक योर रूफ्स ग्रीन, I don't think he will say no. Sure. It's only the initiative from the government. The government should look at potential of green roof as one of the easiest and best solutions to negate urbanization effects. वो चाहे वाटर रन ऑफ हो, वो चाहे हीट आइलैंड्स हो, वो चाहे एनर्जी कंजम्पशन हो, चाहे जो भी हो, ग्रीन रूफ एक सोल्यूशन ऐसा है जो आपके काफ़ी अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और ये मैंडेट किया जाए, शुरुआत करी जाए सरकारी बिल्डिंगों से। और इसमें ब्यूटी ये है कि मुझ जैसे आपको हॉबिस्ट ढूंढने हैं, एक स्ट्रक्चर का नेटवर्क करना है। आपके केवीके तो है ही, सरकार के तो केवीके है ही, सो केवीके, गवर्नमेंट, प्राइवेट, NGOs, जैसे ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन, ब्यूटीफुल NGO है जो ललिता शास्त्री जी ने शुरू किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी की मिसेस। 1972 से लेके आज तक वो ग्रुप काम करता है अर्बन गार्डनिंग को प्रमोट करने के लिए। सो अगर आप ये ऑर्गेनिक अर्बन गार्डनिंग का एक छोटा सा पॉलिसी बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए और इसको मैंडेट करें, तो जो हॉबिस्ट होते हैं, जो मेरे जैसे हॉबिस्ट है, वो अपना पैसा डाल के अर्बनाइजेशन के इफेक्ट्स निगेट करेंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, सहूलियत और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोशन के लिए फंड्स और कुछ एक ब्यूटीफुल नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है।